हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में क्या देखा था, इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रायद्वीपीय पठार का परिचय और इसकी उत्पत्ति। हमने बताया था कि किस प्रकार यानी प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आई बटन पे वो वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं उसको, ठीक है। और ताकि अगर आप वो वीडियो को देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। नहीं भी देखिएगा फिर भी ये समझ में आने वाला है। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, यही आपसे मेरा अनुरोध होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख रहे हैं यानी प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। ये तो हम देख रहे हैं कि आपका प्रायद्वीपीय पठार है। यहां पर जो मैप एक दिखाई आपको दे रहा है, ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही आपका प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। और इसका बाबू कुछ भाग हम देखेंगे, इसका कुछ भाग आपको मेघालय में आपको दिखाई देगा। यहां पर भी कुछ आपका देखिएगा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां यहां पर आपको दिखाई देती है। तो ये भी एक क्षेत्र आता है। तो ये आपका लगभग जो राजस्थान से लेकर यहां पर हम देखेंगे कि दिल्ली तक यहां पर अरावली की श्रेणी गई है, ठीक है। दिल्ली तक गई है अरावली की श्रेणी। लेकिन हम मुख्य जो भूभाग है वहां उसी को हम क्या किए, यहां पर नोट किए हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये हम लोग ने देखा, यानी पूर्व वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। यहां पर प्रमुख जो श्रेणियां थी आपके ट्रांस हिमालय के, तो ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियों के बारे में हमने देखा था। उसके बाद आपके मुख्य हिमालय की जो श्रेणियां थी, जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, उसके बारे में देखा था। उसके बाद बीच में ये जो क्षेत्र आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका ये उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्र है। और इधर भी आपका असम की कुछ मैदान है, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। लेकिन एक वीडियो हम लेकर आएंगे तटीय प्रदेश, जिसमें हम पश्चिमी पढ़ाए थे, पूर्वी और पश्चिमी दोनों के बारे में। और यहाँ पे जितने भी आपके बंदरगाह है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे एकदम डिटेल्स रूप में। द्वीप पर भी एक वीडियो आएगा आपको एकदम डीपली, उसमें टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आपसे यही आग्रह है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा तो हमेशा, बस मान लीजिए कि कोई लड़का अगर सीढ़ी चढ़ रहा है, अरे दौड़ रहा है गिर गया, तो उसको प्रोत्साहित करना है ना। चलिए भाई, नहीं गलती भी अगर कुछ हो रहा है, कुछ आपको लगे कि हम गलती भी कर रहे हैं, यहाँ पर मिस्टेक भी कर रहे हैं, तो उसको भी बताइए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्रोत्साहित करने का आप काम कीजिए। प्रोत्साहन किस प्रकार कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर बुरा लगे तो डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, या आपकी पढ़ाई समझ में आ रही है। तो कुछ बोलिएगा, आप बताइएगा, तब तो हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं आप लोग प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण में। तो सबसे पहले एक हम भारत का मैप बना लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक भारत का मैप हम लोग बना लेते हैं, ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि कौन सा क्षेत्र जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। ये आपका हो गया भारत का मैप। ये थोड़ा सा आप समझते रहिएगा, ये भारत का मैप हम बना रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास कीजिएगा तो इस तरह बनने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो देश क्षेत्र दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ भाग है, ये मान लीजिए आपका भारत हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो हम प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है केंद्रीय उच्च भूमि। सबसे पहले यहाँ पर क्या नोट करेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि। यहाँ पर देखिए केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है। और केंद्रीय उच्च भूमि को हम कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे, ये देखिएगा। सबसे पहले केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन क्षेत्र आते हैं, अरावली की श्रेणी, अरावली की श्रेणी। दूसरा हम लोग देखेंगे, इसी में आता है आपका अरावली की श्रेणी के बाद मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार।
और तीसरा जो आएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। और चौथा जो होगा विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी, बस ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए वो है कहाँ। सबसे पहले देखें अरावली की श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अरावली की श्रेणी अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि राजस्थान, आप राजस्थान के मैदान पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि अरावली की श्रेणी आपका यहाँ से लेकर, आप यहाँ पर देखिएगा अरावली की श्रेणी जो है इस तरह राजस्थान होकर आपका दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका अरावली की श्रेणी, अरावली की ये आपकी श्रेणी हो गई। और ये हम देखेंगे कि उत्तर में जो है आपका परम में ज़्यादा चौड़ी होती है, दक्षिण में ज़्यादा चौड़ी होती है, जैसे उत्तर में जाती है वो उतना ये पतली होती चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरावली की श्रेणी। उसके बाद यहाँ पे जस्ट हम देखेंगे कि इसके तुरंत यहाँ पे पड़ता है आपका ये वाला क्षेत्र जो है, ये आपका पड़ता है मेवाड़ का पठार। ये हो गया आपका मेवाड़ का पठार। पहले मैपिंग थोड़ा सा बढ़िया से कर लिया जाए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया आपका मालवा का पठार। और यहीं से आपका ये क्षेत्र होता हुआ इसमें सटा हुआ क्षेत्र आपको है एक, ये इसमें जो अरावली को छूता है ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे मालवा के पठार को टच किए हुए ये घेरे हुए है, मेवाड़ के पठार को, ये है आपका मालवा का पठार। ये क्या होगा, ये हो जाएगा मालवा का पठार। और मालवा के पठार के तुरंत बाद ये आपका अरावली की श्रेणी, उसके बाद ये मेवाड़ का पठार, मेवाड़ के पठार के बाद आपका मालवा का पठार है। मालवा के पठार के बाद हम देखेंगे इसके तुरंत बाद यहाँ पर एक अवस्थित है पठार, यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको हम किस नाम से जानेंगे, ये एक पठार यहाँ पर है जिसको बुंदेलखंड का पठार के नाम से हम जानते हैं, बुंदेलखंड का पठार। ये है आपका बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का यूपी में थोड़ा सा ये चला जाता है, ये समझ याद रखिएगा, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। ये बुंदेलखंड का पठार है। अब बुंदेलखंड के बाद इसी में आपका आता है, देखेंगे ये आपका हो गया अरावली, अरावली के बाद मेवाड़, मेवाड़ के बाद मालवा, मालवा के बाद बुंदेलखंड, ये क्षेत्र आ जाते हैं इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम चौड़ा कर दें ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्षेत्र थोड़ा सा लंबा ये पकड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्षेत्र को पकड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे इसके तुरंत बाद, यानी मालवा के तुरंत बाद ये आपका कहलाता है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के बाद कौन कौन यहाँ पे आ रहा है, इसमें हम देखेंगे आपका पहला क्या था, पहला हो जाएगा अरावली, अरावली ये है। अरावली के बाद ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है आपका मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ यहाँ पर नहीं लिखा जाए क्योंकि थोड़ा सा हम देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि, हम बताएंगे यहाँ पर क्यों यहाँ पर केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है इसको। ये हो जाएगा आपका मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। ये होगा आपका मालवा का पठार, मालवा पठार। और ये हो जाएगा आपका मालवा के बाद बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड
खंड का पठार। इसमें हम लोग बुंदेलखंड नहीं लिखा है, इसमें भी लिख लीजिए। इसमें भी आपका बुंदेलखंड का आता है, यहाँ पर मालवा के बाद लिख सकते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। और जस्ट इसके नीचे हम लोग देखेंगे कि आपका विंध्य क्रम जो आता है यहाँ पर, विंध्य श्रेणी, ये जो है विंध्य श्रेणी है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्या है आपका विंध्य श्रेणी है, ठीक है। इसको यहाँ खींच दीजिए, विंध्य श्रेणी, ये आपका विंध्य श्रेणी हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि कितना भाग बांट सकते हैं हम लोग, एक एक। आपका केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है आपका, देखिए पूर्वी भाग को भी इसमें शामिल करता है, लेकिन हम पूर्वी भाग को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अरावली श्रेणी एक हो गया, दूसरा हो गया आपका मेवाड़ का पठार, तीसरा हो गया मालवा का पठार, चौथा हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का पठार, और पांचवा हो जाएगा आपका चौथा बुंदेलखंड का पठार, पांचवा विंध्य श्रेणी। ये जितने भी आपके हैं ये आते हैं आपके केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत। अब केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर एक नदी बहती है भ्रंश घाटी में, यहाँ पर एक नदी निकलती है भ्रंश घाटी में, भ्रंश का निर्माण करती हुई एक नदी बहती है, जिसको हम किस नदी के नाम से जानते हैं बताइए, सब लोग जानते होंगे। ये नदी जो है इसको हम बोलते हैं नर्मदा नदी। ये आपकी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। पहले बात को समझिएगा, जब हम देख रहे थे कि ये आपका जो आपका गोंडवाना लैंड का भाग था, यानी भारतीय जो प्लेट था, और जब ये यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो टकराने के परिणाम स्वरूप बीच में से ही भारत क्या हो गया, दो भागों में टूट गया। यानी यहाँ से भारत क्या होता है, दो भागों में क्या होता है, टूट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ से हम देखेंगे कि यहीं से ये भ्रंश बन गया, यहाँ से यहीं से दो भागों में टूट गया। और यहाँ से टूटने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारी प्रायद्वीपीय पृथ्वी है वो आपका इस प्रकार हो गई, जैसे सीधी थी अभी इस प्रकार झुक गई है बीच में से दोनों तरफ। तो इधर से आपका झुकी है तो ये आपका उत्तर की तरफ जा रहा है, ये उत्तर की तरफ झुका हुआ है। तो इधर से जितनी भी नदियाँ निकलेगी, जैसे हम देख सकते हैं टोंस नदी हो गई, केन नदी हो गई, ठीक है, ये जितने भी आपकी नदियाँ हैं, टोंस हो गई, केन हो गई, या इधर से आपका बहुत सारी नदी जाती है। जैसे आपका हम इधर से देखेंगे आपका सोन नदी हो गई, सोन नदी, टोंस नदी, केन नदी, या एक दो और नदी है। इधर से बहुत सारी नदियाँ क्या होती है जाकर आपका गंगा में मिलती है। कारण क्या है कि ये उत्तर की तरफ ये ढाल है, ठीक है। उत्तर की तरफ ढाल होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है आपका, देखिएगा सोन नदी हो गई, टोंस नदी हो गई, या केन हो गई, ठीक है, या बेतवा नदी हो गई। तो ये सभी जाकर कहाँ मिलती है, गंगा नदी, ये गंगा और यमुना में जाकर मिलती है। तो इधर से आपके उत्तर की तरफ ढाल है, और यहाँ से जो भी आपके क्षेत्र है ये आपके देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ से टूटी है दो भागों में, तो ये इस तरह हो गई है, तो इधर ढाल होगा, और इधर दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण पूरब यानी इधर का जो नदी है यहाँ से दक्षिण पूर्वी तरफ ढाल है, ठीक है, दो भागों में टूटने के परिणाम स्वरूप। तो इसी भ्रंश में ये आपका नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है ये आपके केंद्रीय उच्च भूमि हो गया। इसके बाद तुरंत हम देखेंगे इसमें एक दो और क्षेत्र आते हैं, इसको शामिल कर लिया जाए। इसमें एक बघेल खंड आता है, यहाँ पर देख सकते हैं बघेल खंड का पठार, यहाँ पर आपका बघेल खंड का पठार आ जाएगा तुरंत बाद। तो ये आपका पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हो जाएगा बघेल खंड का पठार। और बघेल खंड के बाद हम देखेंगे यहीं पर आपका इसके तुरंत बाद छोटा नागपुर का पठार आता है। यहाँ पर आपका आता है छोटा नागपुर का पठार, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। छोटा नागपुर का पठार ये आपका अवस्थित है। छोटा नागपुर का पठार आप विशेष रूप से देख सकते हैं झारखंड में अवस्थित है, ठीक है। ये आपका छोटा नागपुर पठार कहाँ अवस्थित है, झारखंड में अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, आपको याद रखना है ये सबको, ठीक है। और तुरंत इसके बाद हम देखेंगे यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती है झारखंड में ही, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यहाँ पर आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ये आपकी अवस्थित है, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती है, ये आपका छोटा नागपुर के पठार के बाद, ठीक है। और तुरंत इसके नीचे हम देखेंगे कि राजमहल की पहाड़ियों के बीच में आपका ये
इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। ये राजमहल की पहाड़ी हो गई, और इसके तुरंत नीचे अवस्थित है आपकी, ये है आपका गडजात की पहाड़ी है। ये क्या हो जाएगी आपकी, गडजात की। चलिए इसका भी नाम लिख लिया जाए। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो पूर्वी पठार। ये पहला हो गया आपका केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो क्षेत्र होगा ये हो जाएगा आपका क्या, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार, तो पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो पूर्वी पठार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का नाम यहाँ पर नोट कर लें हम लोग। पूर्वी पठार के अंतर्गत आपके वो क्षेत्र जो आएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, पहला तो हम देखें आपका बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। दूसरा, मक्खी बहुत लग रही है जी, सब चारों तरफ से कैमरा, जो आपका रूम है वो पैक हो गया है, जो अंदर है वो बाहर नहीं जाएगा। अब ये लोग भी बेचारे इसी में फंस गया है, ठीक है। अब ये हो गया बघेलखंड का पठार, और बघेलखंड के पठार के बाद हम लोग क्या बनाए थे यहाँ पर, छोटा नागपुर का पठार, ये ना अवस्थित है आपका। तो हम देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद तीसरा जो होगा छोटा नागपुर के बाद हम देखे थे क्या था, गडजात या गडजात की पहाड़ियाँ, गडजात की पहाड़ी, गडजात की पहाड़ी। और जो चौथा होगा वो आपका हो जाएगा, ये तो पहले महानदी बेसिन, महानदी बेसिन देख लेंगे का निर्माण होता है। महानदी बेसिन के बाद आपका बस्तर का पठार, या इसको दंड का रण भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका, चलिए यहाँ पर नाम नोट कर लिया जाए। ये आपके हो जाएंगे बुंदेलखंड के बाद क्या हो जाएगा इसमें, बघेलखंड। ये क्या हो जाएगा, बघेलखंड हो जाएगा। अब बघेलखंड के बाद जो ये आपको ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के बाद ये है राजमहल। यहाँ लिखना उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ मेघालय की पहाड़ी पढ़ेंगे तो इसका भी नाम लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख देना है यहाँ पर छोटा नागपुर, सॉरी छोटा नागपुर नहीं, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगी, राजमहल की पहाड़ी। उसके बाद ये जो होगा आपका राजमहल की पहाड़ी के बाद तुरंत नीचे हम देखेंगे गडजात, गडजात, गडजात का पठार, ये अवस्थित है। इसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा में, हम देखेंगे कि यहाँ पर बेसिन का निर्माण हुआ है। बेसिन माने आप लोग समझ करते हैं मैदान, तो यहाँ पर बेसिन का निर्माण हुआ है। ये आपका बेसिन है, इसे महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो इसे हम क्या कहेंगे, महानदी बेसिन। ये होगा महानदी बेसिन। और तुरंत इसके बाद हम देखेंगे महानदी बेसिन के बाद यहीं पर आपका पाया जाता है बस्तर, यानी बस्तर का पठार। महानदी बेसिन के तुरंत बाद यहाँ पर आपके हो जाएंगे बस्तर का पठार। ये हो जाएंगे आपका बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, ठीक है। तो ये सभी जो है ये पूर्वी पठार के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कितना आता है, पहला भाग हो जाएगा आपका केंद्रीय उच्च भूमि। जब मान लीजिए हिमालय से जाकर यानी प्रायद्वीपीय पठार जो टकराया, हम लोग का प्रायद्वीपीय भाग जो था
यानी भारतीय प्लेट जाकर टकराई, उसके परिणाम स्वरूप ये कितने भागों में बढ़ गया, 2 खंडों में विभक्त हो गया वहाँ से, यानी दरारें उत्पन्न हो गई, भ्रंश उत्पन्न हो गए और वहीं से ये झुक गई दो भागों में। एक आपका एक का ढाल कहाँ है, तो उत्तर की तरफ ढाल है, दूसरा हम देखेंगे आपका दक्षिण पूर्व की तरफ ढाल है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की नदियाँ हम अधिकतर कृष्ण नदी देखेंगे, गोदावरी देखेंगे, सब आकर इधर गिरती है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। ठीक है, एक नदी है ये भ्रंश में बह रही है, इसलिए आपका कहाँ जा रही है, अरब सागर में जाकर गिर रही है। एक और नदी होगी यहाँ पर ताप्ती, चलिए उसको भी नोट कर लिया जाए। यहाँ पर हम देखेंगे सतपुरा रेंज के बाद, यहाँ पर सतपुरा रेंज है और सतपुरा रेंज के बाद आपको दिखाई देगा ताप्ती नदी। सतपुरा रेंज के बाद यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, ताप्ती नदी दिखाई देगी। और ताप्ती नदी भी समझिए कि ये कितने भागों में, चलिए सबका नाम भी लिख लीजिए यहाँ पर। सतपुरा रेंज सम्मिलित रूप से या अलग अलग, सतपुरा, महादेव और मैकाले की पहाड़ी भी बोल सकते हैं इसको। सतपुरा, सतपुरा, महादेव, मैकाले, ये 3 पहाड़ियाँ। ठीक है, या सतपुरा रेंज इसको बोल सकते हैं। इसके तुरंत बाद यहाँ पर एक नदी बहती है, देखेंगे ये आपकी हो जाएगी ताप्ती नदी। ये आपकी ताप्ती नदी, ये तो नर्मदा हो जाएगी और ये हो जाएगी ताप्ती नदी। दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये हो जाएगी ताप्ती नदी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका ये केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बाद आपका नेक्स्ट जो भाग आता है वो आता है दक्कन का पठार। तो यहाँ पर लिख देना है दक्कन का पठार, क्योंकि उधर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए दक्कन का पठार। ये सब की आवश्यकता नहीं है, आप तो समझ ही रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार। इधर लिख दीजिए प्रायद्वीपीय पठार। इधर हम लिखेंगे आपका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 आधारों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका उत्तरी दक्कन, उत्तरी दक्कन, और दूसरा होगा बाबू दक्षिणी दक्कन। एक क्या होगा उत्तरी दक्कन और दूसरा होगा आपका दक्षिणी दक्कन। एकदम समझते चलिएगा। देखिए अगर हम डायरेक्ट आते और ये मैप बनाकर यहाँ बता दिए ये है तो उतना मतलब बेहतरीन कंसेप्ट आपका नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन आपके सामने बनाया जा रहा है तो आप इसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा, कौन पहले था, कौन बाद में, या कौन किसका कब निर्माण हुआ, यानी यहाँ पर कौन कहाँ पर अवस्थित है, किस तरह इसका हमने फिगर बनाया, ये आपके दिमाग में धीरे धीरे, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा लेकिन ये आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा मैप, तो फिर आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उत्तरी दक्कन और एक तरफ आपका है दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन में 2 क्षेत्र आते हैं आपके, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन में 2 क्षेत्र आते हैं, ये आपको याद रखना है। उत्तरी दक्कन में एक आ जाएगा आपका सतपुरा और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, सतपुरा और महाराष्ट्र, सतपुरा और दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र की पहाड़ी या महाराष्ट्र के पठार, और एक सतपुरा, सतपुरा श्रेणी बोल सकते हैं। और इधर हम देखते हैं तो एक कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, और दूसरा हो जाएगा तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं कि सतपुरा, ये तो आपका हो गया पूर्वी। तीसरा क्या हो रहा है आपका दक्कन ट्रेप, यानी दक्कन ट्रेप यानी दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत हम देखेंगे इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, उत्तरी दक्कन
और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी दक्कन। उत्तरी दक्कन में सतपुरा की श्रेणी आती है और दूसरा महाराष्ट्र की पहाड़ी आती है। और वहीं आपकी बात की जाए दक्षिणी, तो दक्षिणी में आ जाएगा कर्नाटक और तेलंगाना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सतपुरा रेंज कौन सा है। तो सतपुरा की पहाड़ी अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये आपका हो गया, ये तो है आपका कौन, विंध्य श्रेणी, ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, और ये आपकी हो गई नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद ये जो आपका है सतपुरा रेंज बोल सकते हैं, या महादेव या मैकाले की पहाड़ी, ये आपका सतपुरा हो गई जो यहाँ पर बना हुआ है। आप इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये हो गया सतपुरा, ठीक है, ये सतपुरा रेंज हो गया, ये सतपुरा रेंज हो गया। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, ये सतपुरा रेंज। अब इसके नीचे एक पाई जाती है आपका, हम देख सकते हैं महाराष्ट्र का पहाड़। तो महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे, ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र। महाराष्ट्र के बाद हम देखेंगे इसी में आपका एक कर्नाटक आ रहा था और एक तेलंगाना। तो इधर वाला जो क्षेत्र होगा वो कर्नाटक हो जाएगा। दक्षिण में ये उत्तर की तरफ आ रहे थे, तो उत्तर में हम लोगों ने क्या देखा, सतपुरा रेंज और दूसरा महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तर में थे। और दूसरा हम देखेंगे आपका कर्नाटक, तो दक्षिण, ये आपका दक्षिण में आ रहे थे, तो कर्नाटक वाला रेंज जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक और तेलंगाना। ये आपका क्षेत्र जो हो जाएंगे ये कर्नाटक और तेलंगाना। कर्नाटक ये हो जाएंगे, कर्नाटक का क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ पर आपके हो जाएंगे तेलंगाना का क्षेत्र। ये हो जाएगा आपका तेलंगाना वाला क्षेत्र। ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद एक क्षेत्र आता है, इसको और बढ़ा सकते हैं, महाराष्ट्र को और इधर लेकर चले आ सकते हैं। ये पूरा महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये सभी क्षेत्र महाराष्ट्र के अंतर्गत है। महाराष्ट्र की पठार जो है वो काफ़ी बड़ा है, आप देख लीजिएगा मैप पर। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ आती हैं। तो पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ ये है आपकी, ये हो जाएंगी पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट को ऐसे जुड़ी हुई है आप इसमें सब, ठीक है, आपस में ये जुड़ी हुई है, लेकिन हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। अब पश्चिमी घाट की श्रेणियों को कितने भाग में बांट सकते हैं, चलिए पहले इसका नाम तो नोट कर लीजिए, और एक आपका, चलिए पहले सबका मैप ही बना लिया जाए। यहाँ से आपका आता है पूर्वी घाट, ये आपका हो जाएगा पूर्वी घाट की श्रेणी है। पूर्वी घाट में 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा उत्तरी पूर्वी घाट, यानी चलिए यहीं पर लिख दे रहा है पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में कितने हो जाएंगे? पश्चिमी घाट में 3 आपको याद रखना है। एक याद रखना है आपको उत्तर, एक मध्य और दूसरा दक्षिण, यानी उत्तर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, उसके बाद मध्य पश्चिमी घाट और उसके बाद दक्षिण पश्चिमी घाट। ठीक है, ये 3 होते हैं आपके पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, 3 भागों में बटी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएंगी उत्तर, ये हो जाएगा मध्य और ये हो जाएगा दक्षिण, और तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये पूर्वी घाट को 2 भाग में बांट सकते हैं। पूर्वी घाट को 2 भाग में बांटा गया है। एक आप देख सकते हैं उत्तरी पूर्वी घाट, ये है आपका उत्तरी और ये है दक्षिणी। तो उत्तरी और दक्षिणी को मिलाकर क्या बोल सकते हैं? उत्तरी पूर्वी घाट, ये है उत्तरी पूर्वी घाट और यह है दक्षिणी पूर्वी घाट, और दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट की पहाड़ी, पूर्वी घाट की पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और जो हम देख रहे थे आपका सतपुरा, सतपुरा का नाम लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे नाम नोट कर लीजिएगा, इसका नाम छूट गया है। देखिए ये क्या है? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की पहाड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना की पहाड़ी, इधर खींच के लिख दे रहे हैं तेलंगाना, तेलंगाना की पहाड़ी। और ये जो एक आपके बीच में जो दिखाई दे रहा है, इसको कर्नाटक की पहाड़ी यहीं पर लिख दे रहे हैं, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक की पहाड़ी। सेम कलर हो रहा है, रुकिए आपको समझ में नहीं आएगा, मालूम चलेगा कुछ हम यहाँ पे बना ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पे नाम नोट कर रहे हैं। ये आपका हो जाएंगे कर्नाटक की पहाड़ी, कर्नाटक की पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद एक और भाग यहाँ पे बचता है दक्षिण में। हम देखेंगे दक्षिण की पहाड़ियाँ। दक्षिण की पहाड़ियाँ जो हैं ये इस तरह से फैली हुई हैं, दक्षिण की पहाड़ियाँ, ये पूर्ण रूपेण आपके दक्षिण में विस्तृत है। तो दक्षिण की पहाड़ी को भी लिख लिया जाए। दक्षिण की पहाड़ी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दक्षिण की पहाड़ी को भी कितने भाग में बांट सकते हैं? दक्षिण की पहाड़ी को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, नीलगिरी, इलायची, एक आपका नीलगिरी हो जाएगा, इलायची हो जाएगा, और एक आपका वहाँ पर अवस्थित है अन्नामलाई, अन्नामलाई। नीलगिरी की पहाड़ी, सब में पहाड़ी पहाड़ी, कितने भाग हो जाएंगे? इसके भी 3 भाग हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है दक्षिण। और एक आपका क्षेत्र आता है, यहाँ पर हम देखेंगे मेघालय में, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती आदि, ये भी क्षेत्र आता है मेघालय की पहाड़ी, इसको भी नोट कर लीजिए। मेघालय की पहाड़ी।
अब मेघालय के पहाड़ी को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? मेघालय या मिकिर की पहाड़ी को हम बांटेंगे कितने भागों में? इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं क्या, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी। दूसरा हम लिख सकते हैं गारो खासी जयंतिया के बाद आपका हो जाएगा मिकिर के पठार, गारो खासी जयंतिया का पठार या पहाड़ी कुछ भी लिख लीजिए, पठार। और यहाँ पर हो जाएगा मिकिर का पठार, मिकिर का पठार। और तीसरा हो जाएगा शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 1 2 3। ठीक है, तो सबका मैप हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर लगभग बना दिया है। आप इसको समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले देखना क्या है कि यानी अब यहाँ पर समझेंगे कि भाई केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जो मैप बनना था हम लोग बना लिए। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि मतलब हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का उभरा हुआ भाग, ठीक है, यानी केंद्र में। केंद्रीय उच्च भूमि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र में अवस्थित है। आपका पृथ्वी के केंद्र नहीं बल्कि भारत के केंद्र में अवस्थित है। क्या है ये? भारत के केंद्र में अवस्थित है, इसलिए केंद्र यानी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत रखा गया है। और केंद्रीय उच्च भूमि बनी कैसे, हम देखेंगे जैसे ही क्या हुआ कि जब आपका प्लेट जो जा रहा था, भारतीय प्लेट जाकर यूरेशियाई प्लेट से टकराया, टकराने के परिणाम स्वरूप यहाँ से भ्रंश यानी 2 भागों में यहाँ पर टूट गया है। ठीक है, एक भ्रंश से आपका नर्मदा नदी निकलती है, दूसरी भ्रंश से आपका निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये जो है इसका ढाल आपका उत्तर की तरफ है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये उत्तर पूर्व की तरफ इसका ढाल है, इसलिए नदी इधर की नदी पठारी नदी जो है जाकर गिरती है गंगा नदी में। ठीक है, और यहाँ की हम देखेंगे कि यहाँ से आपका सतपुरा रेंज के बाद या विंध्य रेंज के बाद यहाँ की जो पठार है ये आपके दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है, और इसलिए यहाँ की नदियाँ सब जाकर मिलती है कहाँ पर? बंगाली खाड़ी में आकर गिरती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें आपके केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से, तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत पहले तो आपका अरावली श्रेणी आ जाएगा। अरावली श्रेणी जो आपका प्रमुख रूप से राजस्थान, मतलब 4 स्टेट में है लेकिन प्रमुख रूप से राजस्थान में है। उसके बाद मेवाड़ का पठार, ये जो आपका रेड कलर से दिखाया गया ये मेवाड़ का पठार है। मालवा का पठार, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये मालवा का पठार आपका ये। उसके बाद आपका आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड जो यूपी को छूता हुआ, ये यूपी में भी कुछ भाग इसका पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के बाद आपका छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार का आपका राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल के बाद गरजात की पठार, उसके बाद महानदी बेसिन आता है, फिर बस्तर का पठार आता है, और उसके बाद हम तेलंगाना की पहाड़ी। ये है क्या, आपको करना क्या है कि टॉपिक वाइज इसको याद रखना है। ठीक है, कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्य श्रेणी। ठीक है, इसमें आपका अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और विंध्य श्रेणी, ये जो आपके हैं देख सकते हैं पृथ्वी के पूर्ण रूपेण केंद्र में है, सॉरी भारत के पूर्ण रूपेण क्या है, केंद्र में है। ठीक है, इसलिए केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत ये आपकी पूर्वी पहाड़ी या पठारी के अंतर्गत आते हैं। तो एक में आता है, इसमें पूर्वी में कौन कौन आएगा? बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, राजमहल की पहाड़ी या गरजात की पहाड़ी या महानदी बेसिन, उसके बाद बस्तर की पहाड़ी। ये जो आपके आते हैं ये आपके आते हैं पूर्वी पठार के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखना है हम लोग को दूसरा, हम देख सकते हैं क्या कि दक्कन ट्रेप यानी दक्कन के पठार के, दक्कन के पठार के 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो आपका उत्तरी और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी। उत्तरी दक्कन में आपका एक सतपुरा हो जाएगा, सतपुरा के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दक्षिण में आपका एक हो जाएगा कर्नाटक का पठार और दूसरा हो जाएगा तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये आपके ये उत्तरी में आ जाएंगे, ये दक्षिणी में आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हमको पश्चिमी में देखना है कि पश्चिमी घाटी की पहाड़ी, ये जो आपका जो श्रेणी दिखाई दे रहा है ये रेड कलर से, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिमी घाट की पहाड़ी, दूसरा मध्य पश्चिमी घाट की पहाड़ी, तीसरा दक्षिण पश्चिमी घाट की पहाड़ी। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ी को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी घाट की पहाड़ी और दूसरा दक्षिण पूर्वी घाट की पहाड़ी, और ये दोनों को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट की पहाड़ी। यानी पूर्वी घाट की पहाड़ी को 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर पूर्वी घाट की पहाड़ी और दक्षिण पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, उसी प्रकार हम मेघालय में देखेंगे, आपका मेघालय में भी
मेघालय के जो पठार हैं इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक आपका गारो खासी जयंतिया के पठार, दूसरा मिकिर का पठार, तीसरा शिलांग का पठार। गारो खासी जयंतिया का पठार, मिकिर का पठार, तीसरा शिलांग का पठार, ये मेघालय की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आपका आएगा इसमें से एक एक टॉपिक उठाएंगे। केंद्रीय उच्च भूमि को लेंगे और केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत जो अरावली आएगा तो पहले अरावली के बारे में पढ़ेंगे, और अरावली के बाद हम लोग मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर मालवा के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुंदेलखंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका विंध्य श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम एक एक बिंदु को पढ़ाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा लंबा वीडियो होता है, तो इससे आपको घबराने वाली की कोई बात नहीं है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।